पॉलिटी में भी पढ़ा होगा कि इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशन करता है। डिलिमिटेशन में जो है जितने भी असेंबलीज हैं या पार्लियामेंट्री एरियाज हैं उसकी डिलिमिटेशन की जाती है, उसे बाइफरकेट किया जाता है, उसमें से कुछ एक रीजन को निकाल दिया जाता है उस एरिया से। तो डिलिमिटेशन जो अभी रिसेंट है वो असम में हुई है, 2023 जनवरी की बात है। सो इसमें लिखिए डिलिमिटेशन का फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया Election Commission of India has started delimitation for Assam Assembly as well as Parliamentary. Election Commission of India has started delimitation for Assam's Assembly as well as parliamentary constituencies. So आपके हर एक एरिया की एक विधानसभा, एक पार्लियामेंट्री कमेटी के हिसाब से जो है डिलिमिटेशन की जाती है। एमपी के इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट्री और एमएलए के लिए असेंबली। सो फॉर एग्जांपल किसी तहसील को, किसी ब्लॉक को वहां से निकाल दिया जाता है, किसी अदर ब्लॉक में डाल दिया जाता है। इवन कई बार सीट्स भी इसमें इंक्रीज की जाती है कि एमएलए अगर 68 थे तो उनको बढ़ा के 70 कर दिया, 80 कर दिया, क्योंकि उसमें से कॉन्सिक्वेंसेज भी बीच में इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। कई बार डिक्रीज भी होती है, डिक्रीज बहुत लेस चांसेस होते हैं बट मैक्सिमम इंक्रीज ही होता है। इसमें मेन पॉइंट ये है, आपने लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड डिलिमिटेशन ऑफ असम असेंबली एज वेल एज पार्लियामेंट्री कॉन्सिक्वेंसेज। आगे लिखिए इसमें based on census, हाँ जी इसके साथ ही based on census 2001, 2001 में जो सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, उसके बेसिस पे यहाँ पे पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिटेशन की जा गई है। तो ये आपको याद रखना था। सो फर्स्ट करंट अफेयर आपका आज का ये। हाँ जी, असम स्टेट की जितनी भी असेंबली है ना, असेंबली सीटें हैं या फिर पार्लियामेंट्री की सीटें हैं, उनकी डिलिमिटेशन की गई है। डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि किसी एरिया को, जैसे मान लीजिए आपकी विधानसभा पड़ती है जलंधर की, खामड़ा जो आ गया आउट ऑफ जलंधर, तो कई बार क्या होता है कि इंक्रीज करते हैं एरिया। हो सकता है कि जलंधर के अंडर ही खामड़ा आ जाए, ऐसा हो सकता है कि खामड़ा की सीट ही जलंधर से अलग कर दी जाए कि जलंधर का एमएलए कोई और है, यहाँ का एमएलए कोई और है। वैसे ही सेम एमपी के लिए है कि एमपी का उधर का कोई और होगा, इस एरिया का कोई और होगा। सो मैक्सिमम इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज बहुत लेस चांसेस है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी रही है आगे। तो उन्होंने जो आंकड़ा लिया है पॉपुलेशन का, क्योंकि हर एक एमपी और एमएलए की सीट का एक वैल्यू होता है, मेजर होती है वैल्यू उसकी कि कितने लोगों के लिए, कितने लाख लोगों के लिए एक एमपी होना चाहिए। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आप देखते हैं कि पहले एक गांव था जहां पे सिंपल एक प्रधान हुआ करता था, प्रधान के बाद फिर वो नगर पंचायत में आता है, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आता है, मेयर बनते हैं, मेंबर बनते हैं, फिर काउंसलर बनते हैं। तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उतने ज्यादा वहां पे फिर सीट्स भी वैसे चलती जाएंगी। जो मेयर जो है, हो सकता है कि उसे मेयर, पहले वो मेयर की सीट हुआ करती थी, अभी वहां पे एमएलए ही बनने लग गया क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, कॉलोनियां बन गई हैं डिफरेंट टाइप की। तो ये था आपका फर्स्ट इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन के बारे में आप पढ़ते ही हैं और जरूर इसके बारे में पढ़िए क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं 2024 में। हाँ जी, 2001 का लिया इन्होंने। ये इनकी खुद की एक कमेटी होती है, कमेटी डिसाइड करती है। इसमें ये नहीं कह सकते कि भाई आपको 2001 का ही लेना है या 11 का ही लेना है। अभी जैसे 1976 का भी लेते हैं कई बार, कुछ एक स्टेट्स में। अलग अलग स्टेट्स की
असेंबली के हिसाब से और इलेक्शन कमीशन की कमेटी के हिसाब से होता है वो डिसाइड, वो एक इंडिविजुअल बंदा नहीं करता डिसाइड। टाइम ना बहुत फास्ट निकलता है। सेकंड, क्रोएशिया जो है इसने यूरोजोन को मेंबर बन गया यूरोजोन का। इसका मतलब ये है क्रोएशिया एक कंट्री है। यूरोजोन का मतलब है कि जितनी भी कंट्रीज यूरो को अपनी करेंसी मानती है, वैसे ही क्रोएशिया ने इसको अपनी करेंसी मान लिया हुआ है। सो अभी ये यूरोजोन में आ गई है। सो अब क्रोएशिया की जो करेंसी है दैट इज यूरो। सो अगर क्वेश्चन आए पेपर में, आउट ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज विच वन हैज ज्वाइन यूरोजोन, तो वो है क्रोएशिया। तो क्रोएशिया ने यूरो को अपनी मुद्रा बना लिया है, या फिर अपना एक क्या कहते हैं उसको, करेंसी बना दिया है। मुद्रा मीन्स करेंसी। सेकंड लेक्चर में बहुत ही कम लोग हो जाते हैं, क्यों? खाना खाने जाते हैं या थक जाते हैं पहले में ही। खाना खा के फिर दिल नहीं करता। हाँ जी, नहीं गर्मी बहुत है, दिल करता होगा घर जाते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं। आगे देखिए, आगे थर्ड, एनजीसी इज नेशनल गंगा काउंसिल। इसकी मीटिंग पीएम मोदी ने अटेंड करी या फिर करवाई सबसे। नेशनल गंगा काउंसिल जो है आपको पता है, नमामि गंगे एंड रिवर रिजुविनेशन का एक प्रोग्राम है, जिसमें गंगा रिवर में जितना भी पोल्यूशन है उसे निकालना है और इसे पुनर्जीवन देना है, दैट इज रिजुविनेशन। सो इसके लिए पीएम मोदी बहुत सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो खुद की पार्लियामेंट्री एरिया आता है, कौन सा एरिया है इनका? वाराणसी। वाराणसी में घाट है, गंगा है, तो उन्होंने वहां पे गंगा का पानी उठा के शपथ खाई थी कि गंगा को साफ करेंगे। 12,000 करोड़ का बजट था और काफी चीजें हैं इसमें। तो ये जो मीटिंग हुई थी नेशनल गंगा काउंसिल की, ये हुई थी कोलकाता में। सो नेशनल गंगा काउंसिल was headed by PM Modi and held in Kolkata. National Ganga Council meeting headed by PM Modi at Kolkata. इतना सही लिखना है। ये भी हो गया 1 2 3 4। हर साल ना एक इंडियन साइंस कांग्रेस होती है। 106107108। एक नेशनल कांग्रेस नेशनल क्या बोल रहा हूँ यार मैं, इंडियन साइंस कांग्रेस होती है एवरी ईयर, जो कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए होती है। स्कूल लेवल के ऊपर जितने बच्चे हैं या फिर जो यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं या कॉलेज लेवल पे हैं, ताकि वो साइंस में उनका रुझान रहे। सो इसे भी पीएम मोदी ने हेड किया और ये मीटिंग हुई थी नागपुर यूनिवर्सिटी में, और इसका थीम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर, मैं लिखवा देता हूँ, आप पहले लिखिए 108 इंडियन साइंस कांग्रेस 108 Indian Science Congress was held at Nagpur University. 108 Indian Science Congress was held at Nagpur University, comma, it was headed by PM Modi. It was headed by PM Modi. Next line में लिखिए, the theme was
Science and tech. The theme was science and tech for sustainable development. Science and tech for sustainable development. मैं लिख देता हूं यहाँ पे sustainable. Science and tech for sustainable development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आपने डेवलपमेंट करनी है विद फ्यूचर, नॉट अगेंस्ट फ्यूचर. सॉरी, फ्यूचर क्या बोल रहा हूं मैं, और आप भी ठीक है. ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज या फिर लेस यूज ऑफ रिसोर्सेज, दोनों में यस मत करो. ऑप्टिमम यूज होता है कि जितनी है सारी ही यूज कर लेनी है. हाँ. डेवलपमेंट इन लाइन विद क्या हुआ, नेचर, नॉट अगेंस्ट नेचर. नेचर को हानि ना पहुंचाए बिना एक डेवलपमेंट करना, जिसे सतत विकास कहते हैं हिंदी में. वो आगे हिंदी मीडियम से लेट हो गए. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखिए. साइंस एंड टेक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एम्पावरमेंट. विद विमेन एम्पावरमेंट. साइंस एंड टेक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एनवायरमेंट. एम्पावरमेंट. हाँ, अभी मैं फिर से रिपीट करता हूं जो अभी आए हैं. 108 इंडियन साइंस कांग्रेस का 108 संस्करण था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसे हेड किया. और इसका जो एम है, जो थीम है, अभी इसको प्योर हिंदी नहीं कर सकता मैं. इसका जो मेन उद्देश्य है, दैट इज, अब बोलो. उद्देश्य तो बोल दिया, अब बोलो. विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल सतत विकास और नारी शक्ति के लिए किया जाए. ये हुआ इसका प्योर पॉइंट. आगे फिफ्थ इज, एक आप देखते होते हैं कि भीम करके एक ऐप है. इसके 6th एनिवर्सरी थी. इसको 6 ईयर हो गए हैं. हाँ जी, केक काटना पड़ना था ना इसके लिए. सो भीम जो है, इसकी 6th एनिवर्सरी हुई है. इट वाज डेवलप्ड बाय एनपीसीआई, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. और भीम की एक्सरसाइज है भारत इंटरफेस फॉर मनी. सो पहले लिखिए भीम, उसके बाद आगे लिखिए ब्रैकेट में भारत इंटरफेस फॉर मनी. लिखिए भारत इंटरफेस फॉर मनी. भारत लिखिए, इंटरफेस INTERFACE, भारत इंटरफेस फॉर मनी. 6th एनिवर्सरी हुई है इसकी. इट हैज कंप्लीटेड 6 years, ऐसा भी लिख सकते हो, नॉट एनिवर्सरी. एंड इट वाज डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. भारत इंटरफेस फॉर मनी हैज कंप्लीटेड 6 years. It was developed by National Payment Corporation of India. फिर से रिपीट कर रहा हूं. भारत इंटरफेस फॉर मनी हैज कंप्लीटेड 6 years and it was developed by National Payment Corporation of India. नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहां तक था. नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. एनपीसीआई जो है, जितने भी आपकी डिजिटल बैंकिंग है, डिजिटल जितने भी काम होते हैं, कार्ड से लेके पेटीएम से लेके नेट हो गया, आरटीजीएस हो गया, जितने भी ऑनलाइन पेमेंट है सारे के सारे एनपीसीआई के पास है. हाँ, लगभग सेम ही है. पर यूपीआई में जो है आपका यूनिक आईडी होती है. भीम में आप उससे भी कर सकते हो. नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज वाला अगर आपका फोन है तो उससे भी पेमेंट हो जाएगी.
जिसे यूएसएसडी कोड कहते हैं, उससे भी पेमेंट हो जाती है। आरबीआई अभी एक नई स्कीम लेके आ रहा है जिसमें कि अगर आपके पास नॉन फीचर फोन है, मतलब स्मार्टफोन नहीं है, दूसरा बटन वाला फोन है, तब भी आप पेमेंट कर सको, क्योंकि बड़े लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो बड़ा फोन नहीं यूज कर पाते। कई बार होता है कि आप किसी एरिया में जहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा, बट फिर आपकी पेमेंट रुक जाती है। सो बेटर है कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे फीचर फोन के थ्रू आप एक कोड आएगा आपको, आप उस कोड को क्लिक करिए, मैसेज तो वैसे भी आ ही जाता है। फिर उसके लिए भी एक नया ऑप्शन आएगा फिशिंग, लोग फिर आपका सारा पैसा उड़ा लेंगे, क्योंकि हर एक चीज का नेगेटिव पॉइंट तो है ही है। बट जरूरी है कि फीचरलेस फोन में भी ये फीचर आ जाए, फीचरलेस फोन में फीचर आ जाए, जरूरी है। अदरवाइज कई जगह पे नेट होता ही नहीं है। और कई बार होता है कि आप पेमेंट कर रहे हैं, नेट है नहीं और पेमेंट कट गई, फिर आप बैंक जा रहे हैं, बैंक वाले आपको किधर भगा रहे हैं, कहाँ पे पेमेंट करी थी, इसी को लड़े रहते हैं। और आगे लिखिए एन चंद्रशेखरन, अभी इसका स्पेलिंग ही बहुत बड़ा है। एन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे पहले। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज, आप इस ऐसे लिखिए, ही हैज बीन, एन शेखरन हैज बीन अपॉइंटेड एज, एन चंद्रशेखरन या फिर एन चंद्रशेखर हैज बीन अपॉइंटेड एज, क्या होंगे, एडवाइजरी काउंसिल, हैज बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजरी काउंसिल फॉर महाराष्ट्र, एडवाइजरी काउंसिल फॉर महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज होंगे उनके ऊपर ये एडवाइजरी काउंसिल के हेड होंगे। जैसे इन्होंने पहले पूरा कारोबार संभाला टाटा का, कि कहाँ पे बिजनेस को लॉस हो सकता है, किस एरिया में बिजनेस बढ़ाया जा सकता है, तो उसके लिए अभी इनको हायर किया हुआ है। चेयरमैन तो नहीं है, बस हेड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई सरकारी नौकरी नहीं है पर पैसा मिलेगा, यहाँ पे भी मेरी भी कोई सरकारी नौकरी नहीं है पर पैसा लेना है। सो वैसे ही उनको जाना है उधर, उनको एडवाइस करना है कि गवर्नमेंट को यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाना चाहिए, वेलफेयर पे इतना पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि बजट बनाने में प्रॉब्लम आती है। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मिनिस्टर है बट उसका बैकग्राउंड उस मिनिस्ट्री के साथ बिल्कुल नहीं मैच करता। फाइनेंस मिनिस्टर तो बना दिया पर फाइनेंस का पता नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर बनाया है पर बंदूक का पता नहीं कि कौन सी बंदूक कितने की होती है या कितना खर्चा है, फाइटर जेट कैसे होते हैं। तो अगर उसी फील्ड से अगर कोई आए तो शायद कुछ और करें। आपके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उनके लिए कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है। 80 तो नहीं कह सकते, 40% के ऊपर तो क्रिमिनल केसेस है ही है जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, देश चला रहे हैं, और शरीफ लोग तैयारी कर रहे हैं। ऐसा होता है, रियलिटी है। सो आगे लिखिए, छोड़ो आप, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अंदर। ये तो लिख लिया ना आपने, इंडिया हैज प्रिज्यूम्ड, हाँ जी नेक्स्ट है, इंडिया हैज प्रिज्यूम्ड वासेनार एग्रीमेंट जिनको पता है प्लीज बताइए क्या है ये वासेनार एग्रीमेंट। हाँ, कि आपने आर्म्स को तरीके से यूज करना है। दो कंट्रीज के बीच में अगर कोई डील हो रही है तो वो ऐसी डील होनी चाहिए कि जिससे तीसरी कंट्री को प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान लीजिए इंडिया ने रशिया से कुछ खरीदा, इंडिया हैज प्रिज्यूम्ड वासेनार एग्रीमेंट, बस हाँ, उसे अगर आपने यूज करना है तो ये नहीं है कि प्लानिंग करी, वहां से न्यूक्लियर वेपन लिए और पूरे में आग फैला दी। सो वासेनार एग्रीमेंट में क्या है कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। अगर किसी ने किसी को गन दी है तो उसमें एग्रीमेंट होगा, उसे गलत यूज ना किया जाए और उसका सही मायने में वो जो है यूज किया जाए। सो इसीलिए ये वासेनार एग्रीमेंट है। जैसे फिर एनपीटी है आपकी, वैसे ही वासेनार है। बाकी मुझे नहीं पता इसे कौन पढ़ाएगा आपको। सो नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये ऐसे लिख लीजिए,
वैसे ना वैसे ना यही है कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर आप कोई भी मिसाइल या कोई भी इक्विपमेंट ले रहे हैं, कोई भी आर्म्स या एम्यूनिशन ले रहे हैं, तो उसका पीसफुल यूज होना चाहिए। ये नहीं कि वॉर करने लग गए। अब जैसे मान लीजिए इंडिया ने किसी से, फॉर एग्जांपल इंडिया ने S-400 लिया, एयर डिफेंस मिसाइल ले ली, तो उसका ये मतलब नहीं है कि खुद का तो रक्षा कर ली एयर डिफेंस मिसाइल से। कि एयर डिफेंस मिसाइल का काम होता है कि कोई भी मिसाइल आएगी, एयर डिफेंस मिसाइल जो है उसे हवा में ही खत्म कर देगी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ S-400 लगाओ और दिल्ली से छोड़ो और पाकिस्तान में जो है उनको खत्म कर दो, क्योंकि उनके पास S-400 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इक्विपमेंट है, आपके पास कोई आर्म्स या मिसाइल्स हैं, तो उसका यूज अब तब करिए जब वॉर लाइक सिचुएशन। ये नहीं कि आपने खुद हथियार ले लिया, उसके पास नहीं है तो उसको मार दिया, तो वैसा नहीं करना है। सो यही है इसका मेन मतलब, प्रॉपर तरीके से समझाएं तो। आगे लिखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्राम विकास की जो मिनिस्ट्री है, दैट इज रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज launched a scheme. Ministry of Rural Development has launched a scheme known as प्रज्वला या फिर प्रज्वाला। Ministry of Rural Development has launched a scheme प्रज्वाला। इसके थ्रू क्या करेंगे कि लोगों को वही डिस्कॉम देंगे। डिस्कॉम मीन्स LED बल्ब, जैसे पहले बांटती थी गवर्नमेंट कि गरीब लोग हैं, और वो LED बल्ब ऐसे होंगे कि जिसमें कि वही ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का जो है टैग लगा होगा, ताकि एनर्जी कंजम्पशन कम हो और गरीब बंदे को जो है बिजली का बिल कम आए और उसे बीमारी भी ना फैले, क्योंकि जो दूसरे हैं उससे हीट रहती है, तो इसीलिए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लस वाला। सेकंड लेक्चर तक आते आते ऐसे हो जाते हैं बस, उतना कि सबमिशन है, आप मार दो काट दो बस खत्म है। बट 3 आवर्स थोड़ा ज्यादा हो जाता है, समझ सकता हूँ मैं। फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले के 2 घंटे ज्योग्राफी में, 2 घंटे करंट अफेयर में, 2 घंटे करंट अफेयर कुछ ज्यादा हो जाएगा, है ना। 1 घंटा बहुत है। आगे लिखिए, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा एक थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, उसमें मैडम, अब नाम उल्टे सीधे थे उनके, M ब्लावत्स्की ऐसा कुछ नाम था उसका, और एनी बेसेंट ने भी यूज ज्वाइन करी थी बाद में वो। सो इसमें लिखिए 147th 147वीं इंटरनेशनल कन्वेंशन, 147th इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन 147th इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल 147th थियोसॉफिकल, sorry, 147th इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन थियोसॉफिकल सोसाइटी was held at अदियार, जहां पे इनका हेडक्वार्टर भी है थियोसॉफिकल सोसाइटी का। मैं इसे इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि अगर ये न्यूज में आया है यहाँ पे कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में आ सकता है। सो इसका हेडक्वार्टर यही है अदियार, और ये है लोकेटेड चेन्नई, तमिलनाडु में। So 147th International Convention on Theosophical Society was held at Adyar, Chennai, Tamil Nadu। आपकी एक एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर या फिर बोर्ड है, जिसके चेयरमैन बने हैं एक IAS ही होंगे, और तो क्या होगा। सो लिखिए, नाम है उनका दिनेश कुमार शुक्ला। ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी सोसाइटीज होती हैं, बोर्ड होते हैं, उसके जो नए बंदे अपॉइंट होते हैं ना, उनका क्वेश्चन जरूर बनता है।
सो आप लिखिए दिनेश कुमार शुक्ला, लिखिए नाम लिखिए उनका, लिख लिया, बड़े फास्ट हैं। हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ Dinesh Kumar Shukla has been appointed as chairman of Atomic Energy Regulatory Board. Atomic Energy Regulatory Board. Atomic Energy Regulatory Board. तो एटॉमिक एनर्जी को कैसे यूज करना है कि उसका मिस यूज ना हो, उसके लिए इनको चेयरमैन बनाया गया। न्यूक्लियर पावर है, एटॉमिक एनर्जी है, ये सारी की सारी मिनिस्ट्री हमेशा पीएम के पास रहती है। कोई परमिशन लेनी है तो प्राइम मिनिस्टर ही देंगे। ले लीजिए आप भी थोड़ा सा यूरेनियम जाके। बाकी और क्या हो सकता है, ASRB, AERB। डिफेंस मिनिस्ट्री जो है एक K9, क्या है K9? हथगोला। हथगोले को क्या कहेंगे? इसमें है K9 वज्र हाउट्जर। हाँ हथगोला ही हुआ, वो हाउट्जर कहते हैं उसे, हाउट्जर। अब मैंने भी नहीं देखा है। लिखिए डिफेंस मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड Defense Ministry has started the procurement of Defense Ministry has started the procurement of PROCUREMENT procurement of K9 K कैपिटल में लिखिए, then 9 हाउट्जर सेल्फ प्रोपेल्ड, K9 हाउट्जर सेल्फ प्रोपेल्ड जिसे खुद ही लॉन्च किया जा सके। जैसे कि ग्रेनेड फेंकते हैं ना, पिन निकाला और फेंक दिया, वैसे ही ये भी ऐसे यूज होगा। सेल्फ प्रोपेल्ड, बिल्ट इन इंडिया। इस कंपनी का नाम है L&T, बिल्ट इन इंडिया बाय L&T। L&T सबसे बेस्ट कंपनी है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। जितने भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट हैं L&T को ही दे जाते हैं। L&T लार्सन एंड टोब्रो। L&T जो है सबसे मेजर प्रोजेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल इनका कभी भी ब्रिज नहीं करेगा, इनका कभी भी फ्लाईओवर नहीं करेगा, इनका कभी भी कोई टैंक है, ये मतलब अभी इन्होंने डिफेंस में काम स्टार्ट किया, पहले ये सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग में ही काम करते थे। आप सवाल पूछिए। बिल्ट बाय L&T, L और T, फुल फॉर्म इज लार्सन एंड टोब्रो। देखिए गवर्नमेंट ने अपना, जैसे पहले होता था कि सिर्फ और सिर्फ जैसे मिसाइल सिस्टम है, स्पेस सिस्टम है, उसके ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट ही काम करती थी, अब प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। अब बाहर की जो कंपनीज हैं जिनको स्पेस में काम करना वो कर सकते हैं। जैसे लार्सन एंड टोब्रो है, इनके पास पहले काम होता था सिर्फ और सिर्फ सिविल का। अभी इनके पास, अगर इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास फंड है, तो ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा। क्यों गवर्नमेंट सारा का सारा पैसा DRDO में लगाए? जब ये सही हो जाएगा, इनका काम चलने लग जाएगा, या फिर इनके जो इक्विपमेंट्स हैं अगर वो हाई क्लास हैं तो गवर्नमेंट इनसे खरीदेगी। सो दैट इज वाई अभी गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ज्यादा भार ना लेते हुए बाकी कंपनीज को दे दे। इससे क्या होता है कि कंपटीशन बना रहता है मार्केट में। अब सरकारी बैंक है तो वहां पे जाएंगे तो आपका कोई खाता नहीं खोलेगा, कोई मुंह नहीं देखता, शक्ल नहीं देखता। पर जब प्राइवेट प्लेयर आ जाते हैं तो वो आपको बिठाएंगे, चाय पानी देंगे, आपका बैंक अकाउंट खोलेंगे। तो दोनों की वर्किंग में फर्क पड़ता है। एक सरकारी वोल्वो बस और एक प्राइवेट वोल्वो बस में बहुत फर्क है। वो इसीलिए क्योंकि उसमें मोनोटोनस रहता है, उसमें कोई चेंज ही नहीं होगा।
प्राइवेट सेक्टर में क्या है, थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा पर सर्विस अच्छी मिलेगी। वैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। सो ये था K9। एक है गवर्नमेंट की स्कीम PM जन औषधि योजना, जिसके 1500 से ज्यादा अभी सेंटर्स खुल चुके हैं ऑल ओवर इंडिया। और आपके हेल्थ मिनिस्ट्री किसके अंडर है? मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया नहीं पढ़ते हो न्यूज पेपर? मिनिस्टर्स का नहीं पता? डिफेंस मिनिस्टर कौन है? चलो मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ। होम मिनिस्टर। और आयुष मिनिस्ट्री। आयुष मिनिस्ट्री। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, IB, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री। यूथ अफेयर्स का मिनिस्टर कौन है? हैं? अनुराग के पास ही IB भी आई उसी के पास ही है। और पता करो इन सब चीजों का। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किसके पास है? WCD, स्मृति ईरानी। और टेक्सटाइल टेक्सटाइल पीयूष गोयल। यही है मेन तो। ये आपको पता होना। फाइनेंस मिनिस्टर तो पता ही है, सीतारमण। ये सब पता करो, थोड़ा थोड़ा मिनिस्टर्स का ध्यान रखो, क्योंकि कल को जब सिलेक्शन होगी आपसे पूछा जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री में काम करेंगे। सेंट्रल सेक्रेटरीट में डिफरेंट टाइप की मिनिस्ट्रीज हैं, मोर देन 24 है वैसे, बट 18 मेन मिनिस्ट्रीज हैं। और मिनिस्ट्रीज में पैसा बहुत है, आता है ना, फंड अलोकेट होता है सब कुछ, तो सारा का सारा वो ब्यूरोक्रेट्स के अंदर ही होता है। मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ साइन करता है, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है उसको। सो लिखिए PM जन औषधि योजना। योजनाएं बहुत जरूरी है, क्योंकि योजना होगी तभी इलेक्शन की योजना कंप्लीट होगी, बिना योजना की योजना नहीं होती। इसलिए लिखिए PM जन औषधि योजना। PM प्रधानमंत्री, फिर मैं ऐसे लगवाऊंगा, PM नहीं लिखना, तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना have more than प्रधानमंत्री जन औषधि योजना have more than 1500 प्रधानमंत्री जन औषधि योजना have more than 1500 centers all over India। 1500 centers all over India। 1500 से ज्यादा केंद्र हैं इनके प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के। और आगे लिखिए, ये दवाइयां बनाता कौन है? अब यही तो क्वेश्चन है मेन। दीज मेडिसिन आर डेवलप्ड बाय, बताइए कौन सी मिनिस्ट्री होगी इसमें? केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। दीज मेडिसिन आर डेवलप्ड बाय, दीज मेडिसिन आर डेवलप्ड बाय Ministry of Chemicals and Fertilizers। Ministry of Chemicals and Fertilizers। These medicines are developed by Ministry of Chemicals and Fertilizers। म्यांमार में आपने देखा था कि मिलिट्री कूप हुआ था, उसके बाद से म्यांमार में गवर्नमेंट की हालत खराब है। वहां पे मिलिट्री ने ओवरटेक किया हुआ है। और वहां की जो पुरानी प्राइम मिनिस्टर थी, क्या नाम था उनका? ऑंग सॉन्ग सू की, उनको 33 इयर्स के लिए जेल में डाल दिया गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑंग सुंग, या देखना पड़ेगा इसका स्पेलिंग क्या है, ऑंग सुंग सूकी। शी इज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर म्यांमार। तो लिखिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, क्या हो गया है, इनके नाम ऐसे ही होते हैं, क्या करें। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ म्यांमार
अरे नाम था इनका, ऐसे नाम होते हैं, चाइनीज नेम तो इससे भी थोड़े वैसे होंगे। लिखिए, ओंग सॉन्ग सुकी, ओंग सॉन्ग सुकी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ म्यांमार, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ म्यांमार, फॉर्मर फॉर्मर भूतपूर्व, म्यांमार की भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रधानमंत्री ओंग सांग सूकी को 33 ईयर के लिए, 33 ईयर के लिए, 33 सालों के लिए जेल में डाल दिया गया। सो इसको लिखिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ म्यांमार ओंग सांग सूकी हैज बीन सेंटेंस्ड फॉर 33 ईयर्स, हैज बीन सेंटेंस्ड फॉर, सेंटेंस मतलब उनको जेल में डाल देना, हैज बीन सेंटेंस्ड फॉर 33 years in जेल। ये मत जाके पूछ पता करने लग जाना क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये उनकी कंट्री का इंटरनल मैटर है, बट हमें इतना बताना चाहिए कि कहाँ पे हुआ है। कभी ये भी इंडिया के अंडर था, क्योंकि रंगून, बर्मा सब इंडिया के अंडर आता था। इसीलिए जितने भी अभी जो पावर में गवर्नमेंट है, ये कहती है कि जितना भी नियर बाय का एरिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब जितना भी आपने एशिया पढ़ा, उसका लगभग 80% जो है वो इंडिया का है, वापिस लेंगे। बट कितना वापिस लेंगे? 140 करोड़ तो पहले ही है, रिसोर्सेज 140 करोड़ के पूरे नहीं हो रहे हैं, बाकियों के लिए और दिक्कत हो जाएगी। सो नेक्स्ट लिखिए, हाँ 1.4 मिलियन होगा, बिलियन होगा। लिखिए आगे, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर टनल कहाँ बनी है? ये तो पता होगा यार आपको, कोलकाता में पड़ा हुआ है। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर टनल हैज बीन built in West Bengal, West Bengal, पश्चिमी बंगाल। India's first underwater tunnel has been built in कोलकाता नहीं बोलिए, वेस्ट बंगाल बोलिए। कोलकाता ही है वैसे तो मेन, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में ही कोलकाता है, कोलकाता में वेस्ट बंगाल है। कर्नाटका में दो, एक सुनिए सुनिए, कर्नाटका में 2 ट्राइब्स हैं, मतलब वहां पे 2 जनजातियां हैं जिन्हें मॉडरेटली बैकवर्ड से बैकवर्ड क्लास में डाल दिया गया है, और जिनका नाम बहुत जरूरी है, जिसका नाम है बोकालीगा एंड सेकंड इज लिंगायत कम्युनिटी। क्या हो गया? तो लिखिए, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट कैटेगराइज बोकालीगा एंड लिंगायत ये 2 कम्युनिटीज है वहां पे। Karnataka state government have categorized Bogaliga and Lingayat communities from moderately Karnataka state government have क्या किया था? Categorized Bogaliga and Lingayat communities from moderately backward to backward communities। ये पहले मॉडरेटली बैकवर्ड थे, मतलब उतने ज्यादा बैकवर्ड नहीं थे, बट अब उन्होंने प्रॉपरली बैकवर्ड कैटेगरी में डाल दिया है। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती डाला गया है, कम्युनिटीज चाहती हैं कि उनको रिजर्वेशन मिले जॉब्स में, बाकी
हाँ जी, है तो है ये। देखो लिंगायत तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ। बट इनको मॉडरेटली से इन्होंने अभी बैकवर्ड में डाल दिया है। अभी एसटी कोटा तो पता नहीं इनको देंगे कि नहीं। लिख लिया जी। नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR। Indian Council of Agricultural Research, that is ICAR, have developed a ICAR have developed a vaccine. Developed a vaccine. Indian Council of Agricultural Research have developed a vaccine known as Provac. इसका पूरा नाम है वैसे लंपी प्रोवैक। Indian Council of Agricultural Research has developed a vaccine known as lumpy Provac. लंपी वायरस के लिए है, एनिमल्स के लिए। ICAR has developed a vaccine known as lumpy Provac for lumpy skin disease। और लंपी स्किन डिजीज आपने देखा नहीं था कैटल्स में बहुत ज्यादा चल रहा था ये। और लंपी स्किन डिजीज, बहुत सारे कैटल्स की डेथ हुई है इसमें। BSF के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं, नॉर्थ ईस्ट से हैं, जिनका नाम है सुजोय लाल थाइवन। सुजोय, तो लिखिए न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, और क्या नाम हो सकता है इसका। सो न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF इज सुजोय लाल New Director General of BSF, Sujoy Lal Thaiwen। नॉर्थ ईस्ट से हैं ये, इनके तभी नाम ऐसे होते, थाइवेन। थाउसेन है, नॉट वेन, थाउसेन। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF इज सुजोय लाल थाइसेन। BSF यहाँ पे भी है ना BSF का हेडक्वार्टर, पंजाब का जलंधर में है ना, यहाँ पे हेडक्वार्टर BSF का। हाँ जी, रामा मंडी कहते हैं उसको। PAP के क्या PAP के साथ है ना, PAP जॉब। India is the largest next है ये, next India is the largest exporter plus, लिख लीजिए, exporter plus producer of millets in the world। India is the largest exporter plus producer of millets in the world। Therefore, इस साल को क्या बना रहे हैं, इंटरनेशनल मिलेट ईयर। और सबसे ज्यादा मिलेट कहाँ पे उगाए जाते हैं? मिलेट मीन्स तिलहन, कहाँ उगाए जाते हैं? मिलेट सबसे ज्यादा कहाँ उगाए जाते हैं? स्टेट, हाँ। मिलेट्स तो मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में है,
सबसे ज्यादा दालें जो हैं रागी होगी या रोंगी होगी, जो भी दालें होती हैं, तिलहन तिलहन कहते हैं मिलेट्स को। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर प्लस प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। देयरफॉर 2023, हाँ इसी को लिख लो। देयरफॉर 2023 इज सेलिब्रेटेड, देयरफॉर 2023 इज सेलिब्रेटेड as a international year of as an international therefore 2023 is celebrated as an international year of millets, international year of millets। मिलेट्स इसीलिए क्योंकि प्रोटीन चाहिए होती है बॉडी को, दालें खानी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सब्जियां ही खाएंगे तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि सुनो ना, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है पोषण अभियान, नेशनल न्यूट्रिशन, सुन लो, पोषण अभियान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके थ्रू बच्चों में पाया गया है कि कुपोषण है क्योंकि उनको ये मिलेट्स नहीं मिल पाते। दैट इज वाई डिपो में, जितने भी डिपो होते हैं सरकारी, उसमें राजमा तक भी आ गया है। राजमा बहुत महंगी दाल है देखा जाए तो, अरहर की दाल 130 रुपीज या 180 रुपीज तक आती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बिल्कुल मिनिमल प्राइस पे दी जा रही है। ऑल्सो रिफाइंड भी आ गया अब तो। कुछ एक स्टेट्स तो ऐसे जहाँ पे बच्चों को मिड डे मील के साथ दूध के पैकेट दिए जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोटिव है कि अनएम्प्लॉयड रहो बट तगड़े रहो। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन ही होगा तो, अगर जरूरी नहीं कि सिर्फ स्टडी के लिए ही आपको न्यूट्रिशन चाहिए, अगर कोई लेबर का काम भी कर रहा है, कोई अगर खुद का काम भी कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी का खुद का काम है एज एन इंटीरियर डिजाइनर, तो उसको जरूरत है। तो दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी ईयर सितंबर के फर्स्ट वीक में नेशनल न्यूट्रिशन वीक भी मनाती है। वो मैं बाद में करा दूंगा। आगे लिखिए, बहुत डाले। आगे लिखिए, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, आगे लिखिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड, डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड, डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड will be launched by government of India। Digital India Innovation Fund will be launched by government of India to support deep tech startups। एक मिनट। Digital India Innovation Fund will be launched by government of India to support deep tech startups। deep tech startups मतलब जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, ब्लॉकचेन की बात करेंगे, ऑल्सो जिसमें आप नई टेक्नोलॉजीज को यूज करने की बात करेंगे, जैसे डीप फेक है, बहुत सारी चीजें हैं। साइंस एंड टेक में आएगा ये डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, जितने भी न्यू आप इनोवेशंस कर रहे हैं उससे रिगार्डिंग है। रोबोटिक्स से रिगार्डिंग भी है, ये नैनोटेक से रिगार्डिंग भी है। तो उसके लिए गवर्नमेंट चाहती है कि स्टार्टअप करें बस, और जिसमें नई आप खोज करें, नई रिसर्च करें। माइंड जो है वो डाइवर्स होना चाहिए, साइंस से लोग भागे ना, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनरोलमेंट लिस्ट देखी थी तो मैक्सिमम बच्चे आफ्टर 10th साइंस से भागना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि जितने भी थोड़े बहुत साइंटिस्ट हैं इंडिया के पास, वो बाहर ना जाएं, कंट्री छोड़ के नासा ना जाएं, इंडिया में रहकर ही इंडिया का डेवलपमेंट करें। सारे तो बाहर चले गए। आगे लिखिए, Sweden has overtaken the presidency of Council of European Union। Sweden has overtaken the presidency of Council of
कौन सा? यूरोपियन यूनियन। सो अभी वो यूरोपियन यूनियन की काउंसिल का हेड कर रही है स्वीडन। कितने हो गए टोटल? 20। बस रज गए, इतना पढ़ लिया बहुत है। 20 हो गए अभी। एक लास्ट, बस लास्ट, फिर छुट्टी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है दैट इज फेम इंडिया। कितना टाइम हो गया? मैं ना 6:30 बजे निकला हूँ घर से, 3 घंटे का लेक्चर दे रहा हूँ, अभी दोबारा निकलूंगा यहाँ से, कम से कम 8 बजे घर पहुंचूंगा। सो मुझे तुमसे ज्यादा जल्दी है। मेरे को बस स्टैंड जाना है, वहां से बस पकड़ के चंडीगढ़ बस स्टैंड पहुंचना, वहां से फिर अपने घर जाना। मेरे घर से बस स्टैंड का भी कम से कम पौना घंटा लगता है। सो आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है। बस जी, जहाँ ले जाए लाइफ वहां आ जाना चाहिए। ऐसे तो ना आपसे इंटरेक्शन होता, कोई ना कोई लिंक रहा होगा। 140 करोड़ लोगों में से हर किसी से इंटरेक्शन नहीं होता, भगवान ने चाहा आगे। सीधी सी बात है। नहीं तो आप क्यों मेरी बातों में बोर होते हैं यहाँ पे? फेम इंडिया जो है दैट इज अ स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी हैवी इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं यार इसको, एक मिनट रुको। लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है ये। फास्टर अडॉप्शन फॉर, यार मैं भूल गया इसको, फास्टर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्री मतलब जिसमें हैवी मेटल्स हैं, उससे रिगार्डिंग। फास्टर अडॉप्शन फॉर इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। फास्टर अडॉप्शन फॉर, या फिर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। हाइब्रिड इज फास्टर अडॉप्शन फॉर इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। अब देख रहे हैं, अब गाड़ियां भी हाइब्रिड आ रही हैं कि पहले किससे 60 की स्पीड तक चलेगी इलेक्ट्रिक तरीके से, बाद में फिर जब 60 से ऊपर जाएगी स्पीड तो फिर वो पेट्रोल से चलने लग जाएगी। इलेक्ट्रिक बसेस का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं ताकि डिपेंडेंसी जो है ऑयल के ऊपर, जरूरी नहीं कि पॉल्यूशन के लिए ही ये हम स्कीम लेके आते हैं, क्योंकि थोड़े टाइम बाद पेट्रोल खत्म होगा ही 100%। और इसीलिए पेट्रोल महंगा भी है, उससे खर्चा भी बचता है। सो इलेक्ट्रिक से जो है पॉल्यूशन नहीं होता। बट इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि बैटरी एक बार लोगे तो 3 साल तक वो चलानी पड़ेगी। 1.5 लाख से ऊपर चला गया तो फिर बैटरी वापस नहीं मिलेगी। इसके ऊपर केस चल रहा है अभी। ऑल्सो इलेक्ट्रिक महंगी बहुत ज्यादा है, सब्सिडी देते हैं तब भी 1.5-2 लाख की पड़ती है। सो फिर गाड़ियां भी बहुत महंगी पड़ जाती हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक का थोड़ा इशू है। बट हाँ, गवर्नमेंट इतना जरूर कर सकती है कि बसेस चला दे, फेरी सर्विस चला दे, ताकि लोग जो है कम व्हीकल यूज करें। हाँ, ये भी इशू है कि चार्जिंग पॉइंट ही नहीं मिलते। गवर्नमेंट ने अपनी जो चलाई है बसें उनके तो हैं, बट जिसने ली है उसको फिर कहाँ से मिलेगी चार्जिंग? हर कोई अपने घर से कनेक्शन नहीं देगा आपको। चलते चलते कहीं रुक गए, स्विच लगाने को देगा नहीं, बोलेगा पहले पैसे दे। या तो फिर ऐसे हर जगह पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कम से कम 50 किलोमीटर के बाद तो होना चाहिए एक। बाकी थैंक यू सो मच। मंडे को मिलते हैं। जो आपने आज किया है उसे अच्छे से रिवाइज कर लेना जब भी टाइम लगे, और मैप पॉइंटिंग जरूर करें। बाकी परसों से करते हैं स्टार्ट फिर।